हेलो फ्रेंड्स। सीटेट सेट डी का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। 1 से 10 तक के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं विस्तार सहित, तो इसको ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? पहला, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। तीसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। चौथा, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। आंसर 1 देखते हैं। इसका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है। सही विकल्प 4 क्या है? बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। विस्तृत व्याख्या देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? यह विचारधारा मानती है कि बच्चों का विकास अलग थलग नहीं होता है। वे जिस समाज सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश में रहते हैं वह उनके जीवन और विकास की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चे के संदर्भ और पृष्ठभूमि को बहुत महत्व देती है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? विकल्प 1 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बच्चे के वर्तमान समय को सबसे अधिक महत्व देती है, न कि केवल उनके भविष्य के वयस्क रूप को। विकल्प 2 देखते हैं। यह विचार मुख्य रूप से दार्शनिक रूसो का है, न कि पूरी तरह से प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों का। विकल्प 3 देखते हैं। बच्चों के जन्म से असभ्य मानना एक पुरानी और संकीर्ण सोच है जो प्रगतिशील शिक्षा की बाल केंद्रित विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विकास के खालिस्तान आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा और परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। आंसर 2 विकल्प सही है। पहला, मनोसामाजिक। प्रश्न का विश्लेषण प्रश्न दिया है। विकास के खालिस्तान आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा और परिवारों, साथियों, दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। स्पष्टीकरण। बाल विकास के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति की भावनाओं, आत्मधारणा और समाज में अन्य लोगों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो सवा विकास का मनोसामाजिक या संवेगात्मक और सामाजिक आयाम कहलाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। दूसरा, भौतिक। इसके अंतर्गत शरीर की बनावट, ऊंचाई, वजन और मस्तिष्क के विकास का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, संज्ञानात्मक। इसके अंतर्गत सोचने, समझने, याद रखने और समस्या समाधान करने की क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा, भाषाई। इसके अंतर्गत भाषा सीखने, बोलने और संवाद करने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है उन्हें खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह खालिस्तान होते हैं। पहला, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित। दूसरा, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। तीसरा, जेंडर भूमिकाएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित। चौथा, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से निर्धारित। आंसर 3 देखते हैं। इसका सही आंसर 2 है। सही विकल्प 2 जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। विस्तृत विवरण देखते हैं। प्रश्न का अनुवाद। व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें जेंडर भूमिकाएं के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। कारण, जेंडर भूमिकाएं समाज या संस्कृति द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए तय किए गए व्यवहार और कार्यों को जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। सांस्कृतिक रूप से परिभाषित या जैविक या आनुवंशिक नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और समाजों के अनुसार बदलते रहते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अवकथन ए दिया है। एक समावेशी शिक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण आ दिया। विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका चौथे का आंसर सही है। पहला ए और दोनों गलत हैं। विश्लेषण देखते हैं। अवकथन ए गलत है। यह एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन लाना है। इसका उद्देश्य शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए कमतर या निम्न स्तर करना बिल्कुल नहीं होता है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का जोर देती है। कारण आर गलत है। यह सोचना पूरी तरह से गलत और नकारात्मक है कि विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती है। सही वातावरण, सहयोग और अनुकूलन मिलने पर ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से सीख और बढ़ जाते हैं। ये लिए कथन ए और आ दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। दूसरा, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास के कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तीसरा, सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। चौथा, अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। आंसर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही उत्तर विकल्प 3 है। सही उत्तर विकल्प 3, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। स्पष्टीकरण विकल्प 3 क्यों सही है? पियाजे के अनुसार बच्चे के अपने संज्ञानात्मक स्तर और स्कीमा के आधार पर ही दुनिया को समझते हैं। कोई भी नया सीखने का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का वर्तमान मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का स्तर क्या है। वे अपने वर्तमान स्तर के अनुसार ही नई जानकारी को आत्मसात या समायोजित करते हैं। अन्य विकल्प गलत क्यों है? पहला गलत है क्योंकि पूर्व ज्ञान और या मौजूदा स्कीमा सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा गलत है, पियाजे ने जैविक परिपक्वता को संज्ञानात्मक विकास का एक मुख्य और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना है। चौथा गलत है, पियाजे रटने या याद करने के सख्त खिलाफ थे। वे बच्चों के सक्रिय खोजकर्ता मानते थे जो अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पहला, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया। दूसरा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। तीसरा, एक व्यक्तिगत क्रिया। चौथा, एक एकीकृत क्रिया। आंसर 6 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर 2, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न का अनुवाद और विश्लेषण। प्रश्न, लेओ वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? सही विकल्प 2, सहयोगात्मक प्रक्रिया। मुख्य बिंदु देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से होता है। सहयोगात्मक अभिगम ज्ञान केवल व्यक्ति के भीतर नहीं होता बल्कि दूसरों के साथ मिलकर बातचीत और साझा गतिविधियों के जरिए निर्मित होता है। अन्य विकल्प गलत क्यों है? विकल्प 1, पर्यावरण के अनुकूलन की बात जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प 3, व्यक्तिगत क्रिया भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि वे विकास को व्यक्तिगत न मानकर सामाजिक मानते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेओ वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? पहला है, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। दूसरा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तीसरा, भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। चौथा, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। आंसर 7 सही विकल्प 2 है। प्रश्न का अनुवाद लेओ वाइगोत्स्की ने भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए भाषा को निम्न रूप में अवधारणाबद्ध किया। सही विकल्प का विवरण। दूसरा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सोच की दिशा में देने और उसे सुगम बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। अन्य विकल्प गलत क्यों है? पहला, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञान एक दूसरे से सबसे स्वतंत्र नहीं है बल्कि वे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तीसरा, आत्मकेंद्रित भाषा की अवधारणा जीन पियाजे से जुड़ी हुई है और वाइगोत्स्की इसे निजी भाषण कहते हैं जो केवल बुनियादी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आत्मनियमन के लिए होता है। चौथा, भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालती है बल्कि उसे बढ़ावा देती है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? पहला, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दूसरा, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तीसरा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों के बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चौथा, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। प्रश्न का सही विकल्प 3 है। सही विकल्प 3 है, एक अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास या मानसिकता में छात्र का मुख्य उद्देश्य अपनी क्षमताओं को दूसरों के सामने साबित करना, अच्छी ग्रेड या पुरस्कार पाना और दूसरों से बेहतर दिखना। यहाँ ध्यान सीखने पर कम और बाहरी परिणामों पर ज़्यादा होता है, इसलिए विकल्प 3 सटीक उदाहरण है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? विकल्प 1, 2, 4 महारत लक्ष्य अभिविन्यास के उदाहरण हैं। इसका क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अपनी समझ को बढ़ाना, विषय को गहराई से सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, न कि दूसरों को प्रतिस्पर्धा करना। क्वेश्चन 9 देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षा को पहला, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन पर पालन करना चाहिए, अध्यापन का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए गए ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर 9 का पहला सही उत्तर है।
अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। प्रश्न का अनुवाद। लेव व्यवस्थी के सिद्धांत पालन करते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर का कारण। लेव व्यवस्थी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। पारस्परिक अध्यापन में शिक्षक और छात्र मिलकर चर्चा करते हैं, जिससे अधिगम को बढ़ावा मिलता है। अन्य विकल्प गलत क्यों है? विकल्प 2 व्यवस्थी के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, नक्शे और तकनीक सीखने में मदद करते हैं, इन्हें हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकल्प 3 देखते हैं। व्यवस्थी डटने या कंटस्ट करने के सख्त खिलाफ थे, वे सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण पर जोर देते थे। विकल्प 4 इनका सिद्धांत व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। नई उदाहरणों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? पहला, उदाहरण प्रस्तुत करना। दूसरा, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा, उदाहरणों के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देना। चौथा, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसके बारे में प्रोत्साहित करना। तो इसका 10वें का विकल्प 4 सही है। 1, 2, 3 प्रश्न का विश्लेषण। नई उदाहरणों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? पहला, उदाहरण प्रस्तुत करना। यह बहुत ही प्रभावी रणनीति है। उदाहरणों की मदद से छात्र अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। दूसरा, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। यह भी एक महत्वपूर्ण और प्रभावी रणनीति है। गैर उदाहरण यह स्पष्ट करने में मदद करते हैं कि अवधारणा की सीमाएं क्या हैं, क्या चीज़ उस अवधारणा का हिस्सा नहीं है, जिससे छात्रों को भ्रम दूर होता है। तीसरा, उदाहरणों के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। यह छात्रों को गहन समझ विकसित करता है। यह छात्र पुरानी और नई अवधारणाओं के बीच संबंध जोड़ते हैं तो उनका ज्ञान स्थायी बनता है। चौथा, एक परिभाषा देना और छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। केवल लड़ने को बढ़ावा देना आधुनिक शिक्षण शास्त्र में एक प्रभावी रणनीति नहीं मानी जाती है। इससे छात्र बिना समझे केवल तथ्यों को याद कर लेते हैं। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, जबकि चौथा गलत है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।